नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। गुजरात विधानसभा में अंतिम दिन भी सदन में मचा हंगामा। कांग्रेस के 11 विधायकों को किया गया निलंबित। निकायों में ओबीसी रिजर्वेशन पर चर्चा की मांग कर रहे थे कांग्रेस विधायक। पंजाब में आप सरकार और राज्यपाल के बीच तेज हुआ टकराव। राज्यपाल के आदेश के बाद अब सीएम भगवंत मान ने 27 सितंबर को बुलाया विधानसभा सत्र। सुप्रीम कोर्ट में भी राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने की तैयारी। सत्येंद्र जैन की विधानसभा सदस्यता फंसी मुश्किल में। मेमोरी लॉस के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 337 अंकों की गिरावट के साथ 59,120 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 17,629 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से। राजनीति के केंद्र में आए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद सबके चहेते बनते जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। यात्रा के 15वें दिन राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार और आरएसएस को अपने निशाने पर लिया है। तो क्या 2024 में बदल जाएगी देश की राजनीतिक तस्वीर? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर तेज होती सियासी हलचल की। तो वहीं 2024 के लिए लालू यादव ने कसी अपनी कमर। जल्द करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। साथ ही आपको बताएंगे कि हिजाब बैन पर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का रुख। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों की पूरी और सटीक जानकारी भी देंगे हम आपको। तो बढ़ते हैं आगे आज अपनी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 15वां दिन था। राहुल ने यात्रा की शुरुआत आज कोच्चि के अलावू से की। राहुल समेत तमाम पदयात्रियों ने आज भी मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबसे मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। और मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि हम आरएसएस बीजेपी के बनाए गए नफरत के माहौल, कुछ लोगों के हाथों में सारी संपत्ति का कब्जा और बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इन सब से देश का युवा काफी परेशान है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2024 से ज्यादा जरूरी सवाल है कि जिस तरह लोगों को बांटा जा रहा है उसे रोका जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीबी लाइव की टीम इस वक्त कोच्चि में राहुल की यात्रा के साथ मौजूद है और डीबी लाइव के सवाल के जवाब में राहुल ने क्या दिया जवाब, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं। फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है। आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है। और फिर आप आगे जाएं और पूछें भैया मगर ये हो क्यों रहा है, फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2, 3, 4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती। तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों में पहुंच जाते हैं। राहुल के तेवरों से साफ है कि 2024 की जंग मोदी के लिए आसान नहीं होगी। तो वहीं इस बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी हो गई है और दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। 22 सालों में यह पहली बार होगा जब गांधी परिवार से बाहर का कोई शख्स कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 24 सितंबर से नामांकन पत्र जमा करने का काम शुरू हो जाएगा, जो 30 सितंबर तक चलेगा। एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 को काउंटिंग कराई जाएगी।
वोटिंग होने की सूरत में नए अध्यक्ष का नाम 19 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। अध्यक्ष पद के चुनाव में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। वैसे दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह गहलोत की इच्छा भी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की थी, लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुके हैं। गहलोत का दावा था कि वो राहुल गांधी को मनाने की एक कोशिश जरूर करेंगे और इसी कोशिश के चलते वो केरल पहुंच गए, जहां उनकी राहुल गांधी के साथ बैठक हुई और राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस मुलाकात से पहले गहलोत ने दावा किया था कि पार्टी की इच्छा होती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, साथ ही वो राजस्थान के सीएम भी रह सकते हैं। गहलोत की इच्छा दोनों पदों पर रहने की थी, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उदयपुर प्रस्ताव को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, यानी गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें राजस्थान का सीएम पद छोड़ना होगा। इस बीच दिग्विजय सिंह के दिल्ली कूच करने की खबरों से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि शशि थरूर तो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो भी मैदान में उतरने को तैयार हैं और इसके लिए उन्हें कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से इजाजत भी मिल चुकी है। थरूर को G23 का माना जाता है, जो अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग कर रहा था, लेकिन चुनाव को लेकर G23 में भी फूट पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। गुट के अधिकांश नेता थरूर की जगह पंजाब से पार्टी सांसद मनीष तिवारी के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। इस बीच पांचवा नाम अशोक चौहान का भी सामने आ रहा है। दूसरी ओर सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि जितने ज्यादा लोग चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के लिए उतना ही अच्छा होगा। साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि वो चुनाव में पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगी। तो अब 2 नहीं बल्कि 4 उम्मीदवारों के बीच कांग्रेस के सबसे बड़े पद पर पहुंचने की जंग शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। वैसे अशोक गहलोत की दावेदारी में ज्यादा दम नजर आ रहा है। दम तो लालू प्रसाद यादव भी लगा रहे हैं 2024 लोकसभा चुनावों के लिए। बिहार से बीजेपी को बाहर करने के बाद अब महागठबंधन देश की सत्ता से भी बीजेपी को आउट करने की रणनीति बना रहा है, जिसके लिए लालू और नीतीश जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर करने के बाद अब विपक्षी दलों की नजर दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने पर टिकी हुई है। इसके लिए विपक्षी दलों की ओर से मजबूत मोर्चाबंदी की जा रही है। इस महीने की शुरुआत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और वो अलग अलग दलों के कई नेताओं से मिले थे। उस समय सोनिया गांधी विदेश गई हुई थी, जिस कारण नीतीश की सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि सोनिया गांधी जब भारत आएंगी तो उनसे मिलने के लिए वो दिल्ली जरूर आएंगे। दिल्ली दौरे पर जब नीतीश आए थे और जब वो INLD चीफ ओम प्रकाश चौटाला से मिले, इसके बाद चौटाला ने 25 सितंबर को हरियाणा फतेहाबाद में विपक्षी दलों की रैली का ऐलान कर दिया और अब दावा किया जा रहा है कि रैली में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव दिल्ली आएंगे, जहां उनकी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर शाम 6 बजे ये मुलाकात तय हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकता की कोशिशों में तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। सोनिया से लालू और नीतीश की मुलाकात की खबर से सियासी हलचल मच गई है। दरअसल अगर विपक्षी एकता की खातिर सभी दल एकजुट होते हैं तो उससे सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी सरकार के सामने ही आएगा। नीतीश और लालू के सहारे यूपी में भी विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो सकती हैं। सोनिया से लालू और नीतीश की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में ही महागठबंधन आगे बढ़ेगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार तो हिजाब बैन मामले में भी करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज भी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। कर्नाटक हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से जहां एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने दलीलें पेश की, वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश की। आपको बता दें, हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था और इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। आज एक बार फिर इस मामले में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। 10 दिन की सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या गलत। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं। 16 अक्टूबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, इसलिए हिजाब बैन पर फैसला इससे पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस वक्त शुरू हुआ था
जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने से रोक दिया गया था, जिसको लेकर देश के कई हिस्सों में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था, जिस पर 10वें दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की ओर से इस मामले में पीएफआई की साजिश होने की बात कही गई, जिस पर छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे और हुजैफा अहमदी ने ऐतराज जताया और कहा कि ऐसा कहना गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएफआई का कोई मतलब नहीं है और उसका जिक्र करना केस को भटकाने जैसा है। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। नजरें तो आज दिन भर आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर भी लगी रही, क्योंकि मोहन भागवत आजकल हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी कर रहे हैं, जो उनकी विचारधारा से कतई मेल नहीं खाता। तो मुस्लिम समाज के लोगों से भागवत की मुलाकात का क्या है मतलब, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है और यात्रा के दौरान अपने हर संबोधन में राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को घेर रहे हैं, जिससे बीजेपी आरएसएस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अब आरएसएस को हिंदू मुस्लिम एकता की याद सताने लगी है और यही वजह है कि अब आरएसएस चीफ मस्जिद और मदरसे जा रहे हैं और आज दिल्ली की मस्जिद पहुंचे, जहां मोहन भागवत ने प्रमुख इमाम इलियासी से मुलाकात की। इससे पहले हाल ही में वो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग समेत करीब 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात को लेकर ही असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम नेताओं पर तंज कसा है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि आरएसएस प्रमुख से मिलने वाले मुस्लिम नेता कुलीन हैं और उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि ये लोग गए और भागवत से मिले, पूरी दुनिया आरएसएस की विचारधारा को जानती है और आप जाकर उनसे मिलते हैं। ये कुलीन वर्ग सोचता है कि ये बहुत जानकार हैं, लेकिन जमीनी वास्तविकता से इनका कोई संपर्क नहीं है। वो आराम से रह रहे हैं और वो आरएसएस प्रमुख से मिल रहे हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन उन्हें भी हमसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। ओवैसी का ये तंज उस समय आया जब आरएसएस प्रमुख लगातार मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं और आज उन्होंने अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य मौलवी उमर अहमद इलियासी से दिल्ली के मध्य में एक मस्जिद में मुलाकात की और उनकी ये मुलाकात करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और आरएसएस पर लग रहे आरोपों के बीच इन मुलाकातों ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है, साथ ही बीजेपी के डर को भी उजागर कर दिया है। मोहन भागवत की मुस्लिम समाज के लोगों से ये मुलाकात अब सवालों के घेरे में है। तो क्या 2024 में बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए मोहन भागवत ये कवायद कर रहे हैं? इधर महाराष्ट्र का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं। अब बीएमसी ने भी दोनों को ये शिवाजी पार्क देने से इनकार कर दिया है। तो अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का शिवाजी पार्क सियासत का वो अड्डा है जहां राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत को दिखाते हैं और खासकर दशहरे पर वो मौका आता है जब रावण दहन के साथ राजनीतिक पारा चढ़ने लगता है। लेकिन इस बार तो दशहरा के आने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। इसकी वजह रैली को न मिलने वाली अनुमति है, जिसे लेकर अब शिवसेना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन बीएमसी ने अनुमति नहीं दी है। बीएमसी की तरफ से आए इस फैसले के बाद उद्धव कैंप ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका में अनुमति देने के लिए बीएमसी को निर्देश जारी करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया कि बीएमसी को आवेदन देने के 20 दिनों के बाद भी फैसला लिया जाना बाकी है। याचिका में बताया गया कि शिवसेना साल 1966 से हर साल दशहरे पर आयोजन कर रही है। दिवंगत बाल ठाकरे ने 1966 में ही शिवसेना का गठन किया था। उसके बाद से ही ये सिलसिला जारी है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते आयोजन 2 साल से रुका हुआ है, मगर इस बार हमें अनुमति मिलनी चाहिए। इधर बागी कैंप ने भी एक याचिका दायर की है। दोनों याचिकाओं पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं बीएमसी का कहना है कि अगर किसी एक गुट को अनुमति दी जाती है तो मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब बीएमसी तो अनुमति देने से इनकार कर रही है, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला लेती है। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावों में बेतहाशा दौलत लुटाती बीजेपी की। बीजेपी ने इस साल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों में
344 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। वहीं पिछली बार इन राज्यों में बीजेपी ने 218 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च किए थे। ये जानकारी चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट में सामने आई है। बीजेपी चुनावों में पैसा पानी की तरह बहा रही है, जबकि देश आर्थिक तंगी और महंगाई की मार से बेहाल है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी आज पैसे के मामले में सबसे आगे है। देश भले ही आज आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ रहा है, लेकिन बीजेपी सबसे मालदार पार्टी बन गई है। और इसका सबूत है चुनाव आयोग की वो रिपोर्ट जिसमें खुलासा हुआ है कि पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पानी की तरह पैसा बहाया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 344.27 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। आपको बता दें कि इसके मुकाबले में कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को जानकारी दी है। कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में 2022 में 194 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए और 2017 में पार्टी ने 108 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए थे। बीजेपी ने यूपी में खर्च किए 221.32 करोड़ रुपए। आंकड़ों से पता चलता है कि 5 राज्यों में बीजेपी की कुल राशि में सबसे अधिक 221 करोड़ 32 लाख रुपए यूपी में खर्च किए, जहां पार्टी कम बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। 2022 के चुनाव के दौरान यूपी में पार्टी का चुनावी खर्च 2017 के 175 करोड़ 10 लाख रुपए के आंकड़े से 26% ज्यादा है। वहीं पंजाब की बात करें तो यहां 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए थे और साल 2022 में ये रकम 5 गुना बढ़ गई। 2022 में पार्टी ने यहां 36 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। हालांकि बीजेपी को पंजाब में सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। 2017 में बीजेपी ने पंजाब में 1 सीट जीती थी। गोवा में पार्टी ने इस साल चुनाव में 19 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए, जो 2017 में खर्च किए गए 4 करोड़ 37 लाख रुपए के मुकाबले 4 गुना ज्यादा था। वहीं मणिपुर में 2022 में पार्टी ने 23 करोड़ 52 लाख रुपए और उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में 43 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। 5 राज्यों में पार्टी के कुल चुनावी खर्च में से एक बड़ा हिस्सा नेताओं की यात्रा, सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और प्रचार पर खर्च किया गया था। पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वर्चुअल कैंपेन पर भी करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस के चुनावी खर्च की बात करें तो वो बीजेपी के मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स और दूसरे माध्यमों में वर्चुअल कैंपेन पर 15 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव की घोषणा की तारीख से चुनाव की समाप्ति की तारीख तक नगद, चेक या ड्राफ्ट या वस्तु के रूप में एकत्र किए गए सभी धन का लेखा जोखा रखना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनाव के 90 दिनों के भीतर राजनीतिक दलों को अपना चुनावी खर्च का विवरण चुनाव आयोग को सौंपना होता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।